सुभाष, लेकिन स्थिति क्या दिख रही है महाराष्ट्र में, खास करके अगर हम एनसीपी की बात करें, शरद पवार के लिए ये चुनाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में अगर शरद पवार इस बार कुछ नहीं कर पाते तो एनसीपी का भविष्य अधर में होगा, इसमें कोई दो राय है? शरद पवार ने बहुत जान झोंकी थी इस पूरे प्रचार में। उन्होंने बारिश में भी सभाएं को संबोधित किया था और बिल्कुल छाता लेके नहीं गए, छाता भी उन्होंने नकारा था जी। तो शरद पवार का एक अलग रूप हमने इस चुनाव में देखा। 79 उम्र होने के बावजूद शरद पवार जिस तरह से घूम रहे थे वो एक युवाओं में एक अचरज का विषय था और सोशल मीडिया भी हमने देखा कि वो एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो शरद पवार ने जान झोंकी है, लेकिन लग ये रहा है कि जो रुझान है उसके तहत कि एनसीपी जो है वो चौथे नंबर की पार्टी यहाँ पे बनकर नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुभाष इस जानकारी के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बताते हैं, हम लगातार आपके सामने तमाम ट्रेंड्स यानी कि रुझान सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, 208 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं 288 में से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि शिवसेना को मिलाकर 160 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस गठजोड़ एनसीपी और कांग्रेस दोनों मिलाकर 44 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और ये आपका हम ब्रेकअप भी सामने रख रहे हैं। 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछली बार के रिकॉर्ड को भी शायद तोड़ सकती है। 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अपनी जीत हासिल की थी और वही हाल हरियाणा में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में 85 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 50 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के खाते में 25। यानी कि हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि स्थिति शायद बहुत माकूल ना होता हुआ दिखाई दे। विनोद जी, अगर हरियाणा की बात करें, ऐसा लग रहा था कि मिशन 75 की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी तक 50 सीटों के रुझान पर ही आगे बढ़ती दिख रही है। क्या यहां पर हम एक सरप्राइज एलिमेंट देख रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना लेती है जी, तो एक रिन्यूड मैंडेट है। हम लोग आंकड़ों पे मत जाएं जी, कि ये बहुत आसान बात नहीं है कि किसी भी नए मुख्यमंत्री के लिए दोबारा एक बहुमत हासिल कर लेना, और 47 से ज्यादा है 50। पिछली बार उनके 47 का आंकड़ा था, उससे अगर इजाफा होता है उसमें, तो मैं समझता हूं कि हमको उनको कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि वहां पर जो विपक्ष था उसने दौड़ देर से शुरू की, बहुत देर से शुरू की और दौड़े ही नहीं, और दौड़े नहीं और फिर रास्ते में और दौड़े भी क्या। मैं अभी पहले बात कर रहा था कि हाँ, ये अपने मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बाधा दौड़ खुद अपने लिए तैयार कर चुके हैं, भी राहुल हर्डल्स खुद के लिए तैयार कर चुके हो, इससे ज्यादा और कांग्रेस की क्या। नहीं, राहुल बता रहे थे कि भाई वहाँ हाईकमांड नदारद थी जी, सच बात है। और अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा कि कोई पता लगाए कि राहुल गांधी ने जो प्रचार किया उसमें कितने मैन आवर्स इन्वेस्ट किए उन्होंने महाराष्ट्र में और हरियाणा में। राहुल गांधी पे मुझे लगता है कि हमें एक विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आइए जरा एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। हर जगह प्रधानमंत्री की सभाएं राहुल गांधी की सभाओं से ज्यादा हुई, जबकि समय राहुल गांधी के पास ज्यादा था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम राहुल गांधी पर विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि राहुल गांधी अपने आप में चर्चा का विषय और खास करके इन दोनों चुनाव के लिए जरूर है। राहुल अजय, हरियाणा में एक बात और है कि हरियाणा में जो ये हुड्डा को कमान सौंपने का फैसला था जो लगभग 15-16 महीने पहले हो चुका था, लेकिन उसको टाला गया क्योंकि राहुल गांधी को हुड्डा पसंद नहीं है, और वो अगर पहले कर देते तो शायद और कांग्रेस के लिए अच्छे परिणाम हो सकते थे। बिल्कुल, एक बहुत ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी से आप कह सकते हैं, जो साथ मंच में खड़े भी नहीं हुए साथ राहुल गांधी और हुड्डा जी। और ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने विध्वंस को लेकर कितनी संजीदा है। शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी पूरी दुनिया भर में जो अपने ही विध्वंस को लेकर इतनी संजीदा हो। एक और खास बात ये कि जहां पर सोनिया गांधी की भी सभाएं होनी थी, लास्ट मोमेंट पे वो सभाएं भी कैंसिल हुई, उनकी जगह पर राहुल गांधी गए। तो क्या इसका भी कुछ इफेक्ट ऐसा पड़ता है? क्योंकि एक तरह से अगर हम कमान की बात करें तो वो सोनिया गांधी अब एक तरह से संभाल रही हैं, तो क्या उसका भी इंपैक्ट पड़ता है राहुल जी? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि उनके लिए देश की जनता में एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही नहीं बाकी जनता में भी एक विशेष जगह है सोनिया जी के लिए, और उनकी एक इज्जत है। लोग उनमें जो भारतीय स्वभाव है, एक वो माँ का और उसका वो भाव देखते हैं, उनकी उम्र, उनका पूरा अब तक का जो आचरण रहा है, तो वो जो इज्जत वाली जगह है उसका भी इस्तेमाल अगर ठीक से हो सकता तो शायद बेहतर होता। प्रियंका गांधी को जिस शान शौकत के साथ, जिन बहुत ऊंची ऊंची आशाओं और अपेक्षाओं के साथ लाया गया था, वो बिल्कुल शून्य, वो कहीं दिखी ही नहीं, वो आई ही नहीं। वो बहाना बनाकर कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, मुझे वहां पर मजबूत करना पार्टी को, वो बाहर ही नहीं निकली। अब
परिवार में ही एक बार आपने दोबारा फिर परिवार के हाथ में सारी बागडोर खींच ली, कमान खींच ली पार्टी की, और उसके बाद परिवार नदारद है, तीनों लोग नदारद हैं, इसमें कोई शक नहीं। कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी की कमान बिल्कुल अधर्म है। और प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, लगता है बधाई देने का वक्त बहुत जल्दी आ रहा है आपके लिए, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों राज्यों में एक बार फिर अपनी सरकार दोहराएंगे और इसे किसी भी तरह से कोई कम नहीं आंका जा सकता, बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक संकेत पहले शुरुआती रुझानों में ही आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दोनों राज्यों में और सुदृढ़ सरकार बनेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है जी। और जो विरोधी कह रहे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में उस तरह का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी, उनके लिए फिर से एक जबरदस्त सबक है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व, इनके बीच जिस तरह का समन्वय है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी से लेके हमारे पन्ना प्रमुख के बीच में एकाग्रता है चुनाव को लड़ने के लिए, और चुनाव के संदर्भ में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से विकास के महामार्ग पर राज्यों को ले जाने का कार्य किया गया है, उसका परिणाम जनता ने दिया है। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, क्योंकि आप महाराष्ट्र के परिचित्र को काफी बेहतर तरीके से जानते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रदर्शन अभी जो दिख रहा है वो उनके पिछले बार के प्रदर्शन के मुकाबले जरा अच्छा दिख रहा है। क्या माने कि शिवसेना ने अपनी पकड़ जरा अच्छी बनाई है, हालांकि बड़े भाई के तौर पर अभी आप चल रहे हैं आगे? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो संबंध है वो पड़ोसियों का संबंध है, और भारतीय जनता पार्टी का भी सीटों की संख्या बढ़नी है और शिवसेना की सीटों की संख्या बढ़नी है। पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण शिवसेना की सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में लगभग आधी थी जी। इस बार जब हम लोगों ने आपस में सीटों का बंटवारा किया तो 164 सीटों पर शिवसेना के नेतृत्व में महायुति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति लड़ी है और 124 सीटों पर शिवसेना लड़ी है। स्वाभाविक तौर पर परिणाम भी उसी के अनुपात में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। आइए जरा इस बीच आपको दिखाएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर और घर के भीतर क्या माहौल है हरियाणा में, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी उम्मीदें भूपेंद्र हुड्डा को कम से कम इस चुनाव से तो जरूर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। आज नतीजों का दिन है और इस वक्त हम रोहतक में हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, और आपको बता दें कि इस वक्त जो है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनका आना शुरू हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी देर पहले अपने घर से बाहर निकले थे। उनका कहना है कि मैं 1 बजे दोपहर में जवाब दूंगा। वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा वक्त में विधायक है। रोहतक की अगर सियासी समीकरण की हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर भारतीय जनता पार्टी का। और इसके अलावा हम यहाँ के माहौल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए हम पूरे आश्वस्त हैं और हुड्डा साहब और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा सीटें आने जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ एक अपना खोखला राष्ट्रवाद दिखाया, ना कोई जमीनी बातें की, ना 5 साल में काम किया, ना कोई आगे करने की मंशा जाहिर की। कोई मंशा जाहिर नहीं की। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करें। कितनी उम्मीद है चाचा, कितनी उम्मीद है? हुड्डा साहब जीतेंगे कि हारेंगे? जीत रहे घनिया 50,000 ज्यादा दाने जीते कलोई हल्के है। जीतेंगे हुड्डा साहब खूब आराम से। मुख्यमंत्री बनेंगे लगता है आपको? 101% मुख्यमंत्री बनेंगे। 101%। डिमांड करते हैं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। आप बिल्कुल बनेंगे जी। हुड्डा साहब कम से कम 70,000 की लीड से जीतेंगे। ये और खास तौर पे ये रोहतक की जनता है और रोहतक की जनता यही चाहती है कि हुड्डा साहब फिर से यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। कमल किशोर के साथ मोहित राज, दुबे, न्यूज़ नेशन, रोहतक। हरियाणा में भले ही अगर रुझानों में बात करें अजय जी तो कांग्रेस भले ही पीछे चल रही हो, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो आश्वस्त हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनकी सरकार बनेगी। लेकिन एक और यहाँ पर आंकड़ा बहुत ज्यादा चर्चा का विषय जरूर कहा जा सकता है कि जेजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अभी जो रुझान है जेजेपी 7 तक अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो जाट पॉलिटिक्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा में जो स्थिति बन रही है उसने जाट पॉलिटिक्स को क्या वाकई में पछाड़ दिया है। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से 2014 में गैर जाट समुदाय को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई, अब एक तरह से 30% की आबादी वाली जाट जो कि एक सबसे शक्तिशाली जातीय संगठन है, क्या वो एक तरह से अब बेमायने हो चुका है हरियाणा में?
मैं समझता हूं कि अभी जाट वोट आपको जो पिछड़ते या कमज़ोर हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार वो बहुत बुरी तरह बटे हैं जी। आप सोचिए कि अगर जेजेपी नहीं होती, जिसका सारा आधार कांग्रेस की तरह व्यापक नहीं है, वो जाटों पर ही है, वो तो ये आप 7 सीटें भी आप देखिए कि कांग्रेस का प्रदर्शन हुड्डा के नेतृत्व में पिछली बार से काफ़ी अच्छा है। तो अगर 25 वो इस बंटवारे के बावजूद हैं, तो अगर ये बंटवारा ना होता और जाट वोट एक साथ रहता जी, जो सबकी वो जाटों के सबसे बड़े नेता हैं, इसको पहले अगर कांग्रेस हाईकमान स्वीकार कर लेता और असलियत को देखता, राहुल गांधी अपनी पसंद नापसंद ना उस पर थोपते, तो कहीं बेहतर स्थिति में आज कांग्रेस होती और जाट भी ना बटते अगर, तो वो कहीं ज्यादा बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में इस समय भी उभर के आते जी। लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये बंटवारा है, लेकिन इसके साथ ही गैर जाट वोटों का एक एकीकरण जो बीजेपी ने किया था पिछली बार से, वो प्रयोग उनका घोर सफल रहा है। इसमें तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब दोनों एक ध्रुवीकरण हुआ है, दोनों तरफ आपको दिख रहा है जी, और जाट और गैर जाट के बीच में वो चल रहा है। विनोद जी, अगर मैं जरा महाराष्ट्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं, महाराष्ट्र में भी तकरीबन 33% की आबादी मराठा वोट बैंक की है, लेकिन जिस तरह से गैर मराठा राजनीति करते हुए एक तरह से अगर देखा जाए, 14 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ अपनी सरकार बनाई, 19 में लगभग वही एक तरह से रिप्लिकेट होता जा रहा है। दोनों राज्यों को देखें तो सबसे डोमिनेंट कास्ट जिसने पूरे 70 साल इन दोनों राज्यों की राजनीति को चलाया, आज कहीं बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए बात सुनिए, एक तो बताता चलूं आपको कि हरियाणा की जो बात हुई है, अभी वहां 25 और 50 का आंकड़ा है जी। तो मैं समझता हूँ अभी ज़रा हमको थोड़ा सा वी शुड होल्ड अवर फायर, अभी इस पे हम चर्चा शायद बाद में भी कर सकते हैं। 10 बजे के बाद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी जी। लेकिन वहाँ पर पहली बार देखिए, वहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, नॉन जाट थे हरियाणा में, 66 में जब हरियाणा बना जी। उसके बाद बनारसी दास बने, फिर भजन लाल के बाद पहले मुख्यमंत्री नॉन जाट खट्टर साहब है, जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया जी। आप समझे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जाट समाज जो बावजूद इसके कि वो सत्ता विहीन है, मतलब मुख्यमंत्री पद उनके पास नहीं है जी, वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नारे हैं या उसके जो काम हैं या उसके जो क्लेम्स हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ता है जी। हमने पहली बार वेस्टर्न यूपी में जाटों के ट्रैक्टर के बोनट पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ अटल जी के टाइम देखा था जी। अब वो जो सिचुएशन है वो आगे बढ़कर काफी मजबूत हो चुकी है जी। तो ये डोमिनेंट कास्ट जो है ये नई रियलिटी के साथ रिकंसाइल कर रही है। बिल्कुल। उसी तरह से महाराष्ट्र में जी। जो मराठा है, उस मराठे को अपना जो इन्होंने व्यू रचना की थी, जो कास्ट व्यू रचना जो भारतीय जनता पार्टी ने जब 1995 में शिवसेना और इनकी सरकार बनी, उसके बाद कोशिशें इन्होंने की, तो जो वहां पर धनगर, माली और वंजारी कास्ट थी, उसके साथ मराठा को जोड़ा इन्होंने आरक्षण देकर जी, जिसके चलते इनका जो कास्ट लाइनअप है, इनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो काफी मजबूत हो गई है पहले से। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मजबूत तो बीजेपी नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की बात करें, हाँ जी, तो यही अभी इलेक्शन ब्रेकिंग है। कैथल से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यहाँ से चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी जो परिणाम और जो रुझान सामने आ रखे हैं उसमें वो पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी के लिलीराम उन्हें चुनौती दे रहे थे, लेकिन इस समय जो अभी सिचुएशन है वो पल पल कैथल में बदल रही है। जाहिर सी बात है, चीजें लगातार बदलती रहती हैं और अभी मुश्किल से तीसरे या चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही होगी, तो अभी बहुत सारी चीजें जरा हवा में है, लेकिन ये रुझान है जिससे संकेत मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही है। जी, ये बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने ये सक्सेसफुली, जैसे राहुल भी बोल रहे थे, कई स्टेट्स में आप देखिए जो छोटे तबके का जो एक लीडर है वो सीएम है। आप झारखंड में देख लीजिए, बिल्कुल ट्राइबल नहीं है। कुछ हद तक आप यूपी में भी इस लॉजिक को लगा सकते हैं, जो डोमिनेंट he is not, Adityanath is not dominant caste, right? लेकिन बहुत ही ज्यादा दबंग जाति है वो। नहीं, मैं राजपूत जाति अपने आप में बहुत दबंग है। ऐसे मराठा भी तो कोई वहाँ मेजोरिटी में थोड़ी थे। मेरा इशारा ये है कि जाट भी मेजोरिटी में नहीं है। मेरा इशारा है कि जहाँ डोमिनेंट कास्ट रही है जी, मंडल के चलते हुए, वो अब धीरे धीरे वो सब स्प्लिंटर हो रही है, चाहे वो बिहार हो, यूपी में भी हो रहा है। बिल्कुल। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन आज यूपी में
इतना है नहीं स्ट्रांग, उनका इतना जोर नहीं है। हाँ, मतलब एक जमाना था जब जनसंख्या और दबंगई दोनों को मिला दीजिए तो आपके पास एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता था, वो अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आइए जरा चलते हैं हरियाणा के कुछ और फील्ड रिपोर्ट्स की जानकारी ले रहे हैं। राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ मौजूद। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या वाकई में जो हार दिखती अभी सामने आ रही है उसकी बू आपको अभी से समझ में आ रही है, या लगता है कि नहीं अभी भी उम्मीदें बहुत बाकी हैं? राहुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अजय जी, 2-3 चीज़ें हुई अगर बात की जाए तो। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे रात को 3 बजे के आसपास, तब जो दुष्यंत चौटाला है, जेजेपी के कार्यकर्ता है, वो कहते थे कि जींद से ही हरियाणा के तीनों लालाएं, यहीं से राजनीति चलती है, यहीं से ओम प्रकाश चौटाला है और यहीं से अब राजनीति। जी अजय जी, आपकी आवाज़ पहुँच रही है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए प्लीज़। कुछ ऐसा लगता है कि दिक्कतें आ रही जिसकी वजह से हम नहीं बात कर पा रहे हैं। आइए जरा मोहित, अभी आपने दिखाया था कि भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनको लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होने वाले हैं, लेकिन असलियत क्या दिख रही है? देखिए अजय जी, कांग्रेस भले ही हरियाणा में पीछे चल रही है, बहुत पीछे चल रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कार्यकर्ताओं का लगातार जो है जमावड़ा लगता जा रहा है और एक एक करके कार्यकर्ता यहाँ पर जुट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन कांग्रेस इस वक्त पीछे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है और आप नारा लगा रहे हैं, क्यों? कहाँ पीछे चल रही है? 32-36 है। कहाँ 32-36 है? कहाँ पीछे है? सरकार रुझानों में तो बनती है, नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे रुझानों में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी, यह भी बिल्कुल 100%। हाँ बनेगी। अजय जी, कार्यकर्ताओं में अभी भी जो है जोश दिखाई दे रहा है और उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी। इनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। देखिए, अगर हम हरियाणा में, मोहित मैं आपको बीच में एक सेकंड रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर अभी हम आपको बताना चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो रुझान आ रहे थे उसमें जरा कमी आई है, 2 सीटों की कमी। 48 सीटों पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 29 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए, यानी कि 2 सीटों का यहां पर फायदा होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। 8 सीटों पर जेजेपी आगे है, यानी कि देखा जाए तो मुकाबला इतना आसान नहीं है। अगर यह आंकड़ा 47 के नीचे पहुंच जाता है तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर को भी यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह बाजी बहुत जल्द खेल दी गई है। बहुत बड़ी खबरें, जिस तरह से यह फेरबदल सामने आ रहा है। एक एग्जिट पोल सामने आया था जिसने एक इसी तरह का सिनेरियो सामने रखा था राहुल जी, और उसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही थी कि क्या हरियाणा को लेकर यह सूरत हो सकती है जहां कांटे का मुकाबला हो। रुझान अभी जो दिखा रहे हैं वो लगभग उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। क्या ऐसी संभावनाएं वाकई में हो सकती हैं? और अच्छा जी, एक सेकंड राहुल जी रोकना चाहेंगे। अपडेट भी ये है कि जो सीटें हैं उसमें और बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस की, खासतौर से हरियाणा में। अभी तक हम 28-29 की बात कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 45 पे पहुंच गई है। बिल्कुल जी, राहुल जी प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था, देखिए वो वही दिख रहा है वहां पर कि कांग्रेस के पास हरियाणा में इस बार एक मौका था। अगर वो ठीक से काम करती, अगर वो नेतृत्व को अपना संभालती और वो हुड्डा की जो केंद्रीयता है हरियाणा के लिए, उनका जो कद है उसका सम्मान करती और उनको थोड़ी छूट देते हुए उनको कमान उनके हाथ में देती। इसमें उन्होंने 16 महीने की देर की है। इस बीच इतना बिखराव हो गया, उनको विद्रोह की मतलब धमकी देनी पड़ी एक तरह से। अगर सोचिए साहब, मैं एक सेकंड जरा, मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी से थोड़ी चर्चा यहां कर ली जाए क्योंकि मौका बनता है। प्रेम शुक्ला जी, जो हरियाणा के रुझान सामने आ रहे हैं वो अभी उत्साहजनक तो थे, लेकिन जो फेरबदल हो रहा है वो शायद बहुत ज्यादा आपके पक्ष में जाता न दिखाई दे। खास करके उस एग्जिट पोल के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कांटे का मुकाबला हरियाणा में आता है तो फिर क्या आप इसे वाकई में अपनी पार्टी की सफलता मानेंगे? जी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में फिर सरकार बनेगी। ये रुझान है
आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट बहुमत से अधिक सीटें, जिसे हम आसानी से अच्छी सरकार अगले 5 वर्षों तक चला सकें, इस तरह का जनादेश हरियाणा में मिलना सुनिश्चित है। प्रेम शुक्ला जी, आप इसे काल्पनिक सवाल कह सकते हैं, लेकिन पत्रकार के तौर पर कई बार काल्पनिक सवाल पूछना भी हमारी एक तरह से जिम्मेदारी बन ही जाती है। मान लीजिए खुदा न खास्ता आप 45-46 सीट ही जीत पाते हैं, सरकार बना लेते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं होती है, लेकिन क्या ये आपके खुद के परफॉर्मेंस पर एक बड़ा सवाल नहीं होगा? जहां आप 75 सीट का दावा कर रहे थे, जहां विपक्ष पूरे तरीके से नेस्तनाबूद था, वहां अगर आप सिर्फ सरकार बना मात्र लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। काल्पनिक सवाल है जी। देखिए सिर्फ सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि हम स्पष्ट बहुमत से आसानी से 5 वर्षों तक चलने वाली सरकार बनाएंगे जी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।